चैप्टर 4 लिवरेज वाली वृद्धि। ज़्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करना। व्यस्त तो होना ही काफ़ी नहीं है, चींटियाँ भी व्यस्त रहती है। असल सवाल तो यह है हम किस काम में व्यस्त हैं। हेनरी डेविड थोरो। अगस्त 1888 में अटलांटा के एक केमिस्ट आसा कैंडलर ने $2,300 नकद भुगतान करके कोको कोला नामक कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक के संपूर्ण अधिकार खरीद लिए। कोका कोला अटलांटा इलाके में फौरन सफल हो गया। 19वीं सदी के अंत तक दक्षिण के हर ड्रग स्टोर में एक सोडा फाउंटेन होता था जहां बैठकर ग्राहक 5 सेंट में ठंडा कोक पी सकता था। फिर कैंडलर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने कोको कोला को एक छोटी सी क्षेत्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कैंडलर ने यह फैसला किया कि उनकी कंपनी लिवरेजिंग के एक अनूठे रूप का इस्तेमाल करके कम समय और कोशिश से ज़्यादा पैसा बनाएगी। लिवरेजिंग का यह अनूठा रूप था बॉटलिंग। कोक की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का राज। कोक को बोतल में बेचने के कैंडलर के निर्णय के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। किंवदंती है कि एक दिन कैंडलर का एक अच्छा दोस्त उसके ऑफिस में आया। उसने दावा किया कि अगर कैंडलर उसे एक मोटी रकम दे तो वह उसे एक ऐसा राज बता सकता है जिससे कोको कोला के मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों में किसी में दिन भर काफ़ी मोल भाव हुआ। आखिरकार कैंडलर की जिज्ञासा ने जवाब दे दिया। उन्होंने अपने दोस्त के नाम एक चेक काट दिया। दोस्त ने चेक लिया और फिर आगे झुककर कैंडलर के कान में 2 छोटे शब्द कहे जिनसे एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड का जन्म हुआ, बॉटल इट। इसे बोतल में बेचो। सौभाग्य से कैंडलर इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर अमल कर लिया और बाकी इतिहास है। समय और जगह की लिवरेजिंग, बॉटल इट। एक पल के लिए ज़रा इन शब्दों की शक्ति के बारे में सोचें। बोतल में आने से पहले कोक पीने के लिए आपको अपने करीबी सोडा फाउंटेन जाना पड़ता था। इसके बिना और कोई उपाय ही नहीं था। बोतल में आने से पहले कोक की बिक्री तभी बढ़ सकती थी जब सोडा फाउंटेन की संख्या बढ़े। बॉटलिंग से यह सब सफल हो गया जब कोक का स्वाद लेने के लिए ग्राहक को सोडा फाउंटेन की ज़रूरत नहीं रह गई। उन्होंने कोक का 6 पैक खरीदकर आज ग्राहक सोडा फाउंटेन को अपने साथ घर ले आता है। नतीजा यह है कि दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर कोको कोला की ताजगी भरे पेय का आनंद ले सकता है, चाहे दिन हो या रात। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोको कोला कंपनी में इतनी समझदारी थी कि उसने अपना प्रोडक्ट बोतल में बेचकर समय, प्रयास और जगह की लिवरेजिंग की। लिवरेज क्या है? लिवरेज शब्द लीवर से बना है जो एक पुराने फ्रेंच शब्द से आया है जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना। यह लिवरेज की शक्ति का सटीक वर्णन है। कुछ लीवर्स या औजारों का समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं जिससे वे वाकई ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, लिवरेज के बिना कार का इंजन बदलने में कितनी मेहनत लगेगी। आपको क्या लगता है आपकी कार के इंजन को बाहर निकालने के लिए कितने मजबूत लोगों की ज़रूरत होगी? 5-10, इससे ज़्यादा। अब ज़रा इस पर गौर करें कि आपका कार मैकेनिक उसी काम को कितने कम समय और कितनी कम कोशिश से कर देता है। पहले तो वह इंजन के ऊपर एक मजबूत बीम पर होइस्ट भारी सामान उठाने वाली मशीन को सही जगह पर रखेगा। फिर होइस्ट की रस्सियों और जंजीरों से इंजन को बांधेगा। इसके बाद वह पुल रोप को बिजली से चलने वाली मशीन से जोड़ देगा। स्विच दबाते हैं, इंजन चंद पलों में हवा में उठ जाता है। यही लिवरेज की शक्ति है। यह समय, प्रयास और पैसे बचाकर अधिकतम उत्पादकता को संभव बनाता है। कॉरपोरेशंस की तरह लिवरेज वृद्धि का यही मतलब है, ज़्यादा मेहनत की बजाय ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना। ऐसा तरीका खोजना जिससे काफ़ी समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। कर्मचारियों को नौकरी पर रखना यह सबसे स्पष्ट तरीका है जिससे बिजनेस मालिक अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी से लेकर सोनी तक दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी एक अकेले मालिक से शुरू हुई जिसने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लिवरेजिंग की। मिसाल के तौर पर अगर हेनरी फोर्ड अकेले ही
मॉडल टी कार बनाते तो इसका 100% मुनाफा उन्हीं की जेब में जाता, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने पर वे एक साल में 1-2 कार ही बना पाएंगे। फोर्ड इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने समय और योग्यताओं की लिवरेजिंग करके कर्मचारियों को अपने सिस्टम की नकल करना सिखाया। लिवरेजिंग की शक्ति से फ़ायदा उठाते हुए फोर्ड ने हर साल हज़ारों कारें बनाई और इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। रियल एस्टेट बेचने में स्मार्ट बनना। रियल एस्टेट कंपनियां बरसों से लिवरेजिंग करके फ़ायदा उठा रही है, लेकिन कर्मचारियों की बजाय वे स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्हें रियल एस्टेट एजेंट्स के नाम से जाना जाता है, की टीम बनाकर लिवरेजिंग करती हैं। आइए देखते हैं टेड नामक काल्पनिक रियल एस्टेट प्रोफेशनल कम समय में ज़्यादा पैसे बनाने के लिए लिवरेजिंग का किस तरह इस्तेमाल करता है। टेड लगभग 20 साल से रियल एस्टेट बेच रहा है। शुरुआत में किस्मत अच्छी रहने पर वह हर महीने एक घर बेचने में कामयाब हो जाता है। अनुभव बढ़ने के साथ साथ टेड अपने काम में माहिर होता चला जाता है। इस बिजनेस से 5 साल के बाद वह हर साल औसतन 50 मकान बेचने लगा। लेकिन टेड चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करता, उसके लिए हर सप्ताह 1 से ज़्यादा मकान बेचना असंभव था। आखिर वह ग्राहकों को एक दिन में कितने मकान दिखा सकता है, वह एक सप्ताह में ग्राहकों के साथ कितने सौदे पक्के कर सकता है। यही सोचकर उसने एक ऑफिस खोलने का फैसला किया। टेड ने अपने कुछ रियल्टर मित्रों को अपनी कंपनी में नियुक्त कर लिया और वे उसके लिए काम करने लगे। अब तक उसकी कंपनी में 20 शीर्षस्थ रियल एस्टेट एजेंट आ चुके हैं। इनमें से हर एक एजेंट हर साल 50 मकान बेचता है, जिसका मतलब है कि उसका ऑफिस हर साल 1000 मकान बेच रहा है। अब ज़रा गौर करें, लिवरेज ने टेड को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। अपने दम पर टेड साल में सिर्फ 50 मकान ही बेच सकता था। दूसरे एजेंट्स के समय और योग्यताओं की लिवरेजिंग करके वह 1000 मकान बेच सकता है, जो अकेले काम करने पर असंभव होता। लिवरेजिंग का इस्तेमाल करके वह 20 गुना ज़्यादा परिणाम पा रहा है, हालांकि वह कम घंटे काम कर रहा है। मेहनत से नहीं, चतुराई से काम करो, कहावत का यही मतलब है। फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से लिवरेजिंग। फ्रेंचाइजिंग ने लिवरेजिंग की अवधारणा को रियल एस्टेट ऑफिस से भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि फ्रेंचाइजिंग काफ़ी समय से हमारे बीच में मौजूद थी, लेकिन 1950 के दशक तक इसे वैध व्यवसाय के रूप में मान्यता नहीं मिली। फ्रेंचाइजिंग का सितारा तब चमका जब रे क्रॉक नामक मिल्क शेक अप्लायंसेस सेल्समैन ने मैकडॉनल्ड्स नामक फास्ट फूड रेस्तरां की फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे। ध्यान रहे, रे क्रॉक ने फ्रेंचाइजिंग का आविष्कार नहीं किया था, अलबत्ता उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। क्रॉक यह बात अच्छी तरह समझते थे कि सफल फ्रेंचाइजिंग की कुंजी है नकल, डुप्लीकेशन। इसलिए उन्होंने एक त्रुटि रहित सिस्टम बनाया जिसमें सफल फ्रेंचाइजी का छोटे से छोटा विवरण भी लिखा था। इस दिशा में वे इतनी दूर तक गए कि उन्होंने आदर्श फ्रेंच फ्राइज संबंधी शोध पर $30 लाख खर्च कर डाले। परिणाम यह हुआ कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदने का काम आसान बन गया। उसे तो बस बिंदुओं को आपस में जोड़ना भर था। यह नकलची का साकार स्वप्न था। इस बारे में सोचें, जब आप किसी मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी में दाखिल होते हैं तो फ्रेंच फ्राइज मशीन कहाँ रखी होती है? बाई तरफ ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रेंचाइजी इडाहो के मॉस्को में है या रूस के मॉस्को में। फ्रेंच फ्राइज मशीन हमेशा बाई तरफ रहती है और इस बात पर भी यकीन कर ले कि बाकी हर विवरण भी लिखा रहता है और सही जगह रहता है। डुप्लीकेशन, सफल फ्रेंचाइजिंग की कुंजी। फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा इतनी कारगर इसलिए क्योंकि यह बहुत सरल है, बेहद सरल। यह आदर्श जीत जीत स्थिति होती है जिसमें फ्रेंचाइजी देने और लेने दोनों का ही फायदा होता है। प्रयोग और अनुभव के बाद जब कोई प्रोडक्ट जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा या आवश्यक सेवा जैसे किंकोस कॉपियर सर्विस अच्छी तरह सफल हो जाता है, तभी उसका फ्रेंचाइजी दिया जाता है। फ्रेंचाइजी देने वाला अपने प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करने का एक आदर्श बिजनेस मॉडल तैयार करता है।
जिसकी नकल बड़ी आसानी से की जा सकती है। सफल फ्रेंचाइजर बनने की कुंजी है एक सफल सिस्टम तैयार करना और फिर विस्तार से लिखना कि किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तभी यह मॉडल दूसरों को सिखाया जा सकता है। अगर मॉडल आजमाया हुआ है तो आम आदमी उसकी नकल कर सकता है, तभी फ्रेंचाइजिंग सफल हो सकती है। बहरहाल अगर मॉडल की सफलता लाखों करोड़ों में से एक सितारे की प्रतिभा पर निर्भर है तो फ्रेंचाइजिंग सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उस सितारे की नकल नहीं की जा सकती। सितारों का डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। अभिनेता टॉम क्रूज एक फिल्म के 2 करोड़ रुपए लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वे बेजोड़ सितारे हैं। हॉलीवुड की शब्दावली में वे बैंकेबल है, यानी उनकी बदौलत ज़बरदस्त आमदनी की जा सकती है। जब टॉम क्रूज किसी फिल्म में होते हैं तो इस बात की गारंटी सी रहती है कि फिल्म पैसे बनाएगी, ढेर सारे पैसे। बहरहाल आप टॉम क्रूज प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती, क्योंकि उनका डुप्लीकेशन संभव नहीं है। आम आदमी टॉम क्रूज के कामों की नकल करके वैसे ही परिणाम नहीं पा सकता, इसलिए आप रचनात्मक क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, जैसे बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखने या कोई हिट गीत गाना। चूँकि ये क्षेत्र स्टार फैक्टर पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे अनूठे हैं और उनकी नकल नहीं की जा सकती। बहरहाल कुछ प्रोडक्ट्स और व्यवसायों की आसानी से नकल की जा सकती है। पिज़्ज़ा इसका आदर्श उदाहरण है। इसमें डलने वाले पदार्थ बहुतायत में मिलते हैं और सस्ते भी। एक आदर्श प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त या इससे भी कम शिक्षित कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज के फ्रेंचाइजी मॉडल की नकल करना सीख सकता है। आइए यह बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, सफल फ्रेंचाइजी बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट जैसी योग्यताओं की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो बस एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल की ज़रूरत होती है। शून्य से शिखर तक। क्या डुप्लीकेशन के माध्यम से समय और पैसे की लीवरेजिंग की अवधारणा कारगर है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको तो बस यह देखना होगा कि पिछले 50 सालों में फ्रेंचाइजिंग के क्षेत्र में क्या हुआ। जिस समय रे क्रॉक ने अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करना शुरू किया था, उस वक्त ज़्यादातर लोग फ्रेंचाइजिंग को स्कैम मानते थे। अमेरिकी संसद ने तो इसे गैर कानूनी घोषित करने की भी कोशिश की थी। विडम्बना देखिए, फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा तब से अब तक कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज अमेरिका में 34 से 60% वस्तुएं व सेवाएं फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती है। आज दुनिया भर के चतुर निवेशक सफल फ्रेंचाइजी की नकल करने के अधिकार के लिए लाखों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। फ्रेंचाइजिंग की अभूतपूर्व सफलता के पीछे नकल या डुप्लीकेशन की अवधारणा का महत्वपूर्ण योगदान है। बहरहाल फ्रेंचाइजिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। सच तो यह है कि मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत कम लोगों के पास $10 लाख देने की कुव्वत है। समस्या इस बात से और बढ़ जाती है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में सचमुच दौलतमंद बनने के लिए आपको बहुत से फ्रेंचाइजीज का मालिक बनना होगा और उन्हें चलाना होगा। वैकल्पिक फ्रेंचाइजी, सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मान लें फ्रेंचाइजी जैसी कोई अवधारणा होती जिसकी शुरुआती लागत सिर्फ $500 होती, और मान लें कि यह वैकल्पिक फ्रेंचाइजी इंसान के पास मौजूद लिवरेज वाली वृद्धि ग्रोथ के सबसे शक्तिशाली रूप का लाभ लेता, चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि। तब आपके पास दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम होता है ना। कभी इतिहास के सबसे अमीर लोगों के पास दौलत बनाने का जो सिस्टम था, आज आम आदमी के उसकी नकल कर सकता है। आज ऐसा तरीका है जिससे आप एक बार काम करके उसका 1000 बार भुगतान ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप मौजूदा सिस्टम में 1000 बार काम करके सिर्फ एक बार भुगतान ले। आगे के पन्नों में आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि के बारे में बताया जाएगा, तो जो दौलत बनाने का एक ऐसा आजमाया हुआ सिस्टम है जिसकी आम लोग नकल कर सकते हैं। आगे आप यह सीखेंगे कि तीव्र घातांकीय वृद्धि और फ्रेंचाइजी अवधारणा का तालमेल किस तरह आपको इतना शक्तिशाली बना सकता है ताकि आप वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्य आमदनी तंत्र के मुकाबले कम समय में ज़्यादा व्यक्तिगत दौलत बना लें।